मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री और इसमें एक छोटा सा लेक्चर रेजोनेंस एनर्जी एक ही लेक्चर का है, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक में भी यूज होता है और यहाँ आप थर्मोकेमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी एडवांस में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी क्वेश्चन कम मिलते हैं इनके। तो थर्मोकेमिस्ट्री में है रेजोनेंस एनर्जी और ये 11th क्लास में भी है, 12th क्लास के लिए भी है, ऑर्गेनिक में भी यूज होगा और थर्मोकेमिस्ट्री में भी। मेडिकल के लिए आईटी मेन और एडवांस पैकेज में क्वेश्चन नंबर 37 टू 47 क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। सबसे पहले रेजोनेंस, रेजोनेंस और उसका कंडीशन जानते हैं आप। रेजोनेंस को बोलते हैं शॉर्ट में, सिंपल एक लाइन में लिखेंगे, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो जो आप जानते हैं वो पहले ड्राइंग आप कर लीजिए, बना दीजिए। और नंबर 1 आपको सबसे पहले डिफाइन करना है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस क्या है? तो रेजोनेंस का मतलब होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। सो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस। कोई एग्जाम्पल से दिखा दीजिए जो आप पढ़े हुए हैं। जब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का सबसे सिंपल एग्जाम्पल ओजोन ले लीजिए। ओजोन हो गया होती, ड्राइंग करके दिखाइए। ओजोन में आप जानते हैं ड्राइंग में कुछ ऐसा होता है, ओजोन इस टाइप का, ऐसे, इस तरह से ये। और ये है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। और ये डिलोकलाइज कर रहा है, ऐसे डिलोकलाइज करेगा। तो कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, ऐसे। तो यही साइंस में हम लोग पढ़े हुए थे कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर सब पढ़े हुए हैं कि ये कभी लेफ्ट साइड पाई कभी राइट साइड, ये डिलोकलाइज करते रहता है। ये देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं टू रेजोनेंस या टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, या आप पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये डीलोकलाइज करेगा, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, ऐसे घूमते रहता है। और ओवरऑल हम लोग पढ़े हुए थे कि ओजोन को लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है 50% लेफ्ट साइड रहेगा और पाई बॉन्ड जो है वो 50% राइट साइड होगा। तो ये है डिलोकलाइज करते रहता है, लेफ्ट राइट डिलोकलाइज करेगा और 50% लेफ्ट 50% राइट। तो ये है आपका रेजोनेंस और ये एक एग्जांपल हो गया। कंडीशन पढ़ लीजिए, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। वो भी आप पढ़े हुए हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सेकंड पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट ये सब पढ़ा हुआ आपका। सेकंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस, फॉर रेजोनेंस कंडीशन हो गया कि कंपाउंड हो या आयन मस्ट कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। कंपाउंड या आयन और आयन मस्ट कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे ओजोन ही हुआ, ओजोन में आप देखिए अल्टरनेट है। ओजोन देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड है और जस्ट इसके बाद में पाई बॉन्ड, ये शो करेगा रेजोनेंस।
ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जिसमें रेजोनेंस, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड, CH, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये शो करता है रेजोनेंस। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है पाई बॉन्ड है, फिर उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, ये शो करेगा रेजोनेंस, ये भी शो करेगा रेजोनेंस। तो अल्टरनेट सिग्मा और पाई बॉन्ड होना चाहिए वो रेजोनेंस शो करने के लिए। बेंजीन सबसे फेमस एग्जांपल, बेंजीन। देखिए बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एक सिग्मा है फिर पाई है, फिर एक सिग्मा है पाई है, ये शो करेगा रेजोनेंस। ये नेक्स्ट, ये नहीं शो करता है। मान लीजिए कंपाउंड कुछ ऐसा हो, इस टाइप का कंपाउंड हो ऐसे, तो इसमें अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल नहीं है, ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा, नॉट सो रेजोनेंस, ये नॉट सो रेजोनेंस। ऐसे ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसी में डबल बॉन्ड को ओरिएंटेशन में ऐसे कर दूं तो कुछ पार्ट इसका रेजोनेंस शो करता है। जैसे मैंने अगर पोजीशन ऐसे कर दिया, इस तरह कर दिया, तो इस तरह कर दिया तो यहाँ कुछ सेक्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, देन ये वाला बॉन्ड हुआ पाई, फिर से ये सिग्मा हुआ पाई, ये फिर ये सिग्मा हुआ, तो कुछ पार्ट अल्टरनेट सिग्मा पाई कुछ सेक्शन मिल रहा है, तो ये करेगा रेजोनेंस, ये शो करेगा। वो नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं शो करता, ये शो रेजोनेंस करेगा। और आप कई जगह पढ़े हुए हैं कि रेजोनेंस, किसी भी मॉलिक्यूल्स आयंस में रेजोनेंस आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करना होगा, सेम स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो स्टेबिलिटी, रेजोनेंस आते ही स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ऐसा हो गया ये। इसके क्वेश्चन बेंजीन से ही पूछा गया है, कि बेंजीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। सो थर्ड पॉइंट, अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, इस तरह से फिगर बनाऊं ऐसे, तो इसका अगर हम लोग आईपेक ने, जो कि ऑर्गेनिक कॉमन नेम आईपेक नेम में हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका नाम हो गया साइक्लो रिंग है, हेक्स 6 कार्बन है, तो इसका जो आईपेक नेम जानते हैं कि साइक्लो, साइक्लो, और यह है हेक्स, हेक्स, ठीक है। और 1 और 3 5 ट्राई ENE, तो साइक्लो हेक्स, साइक्लो का मतलब रिंग हो गया, 6 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन रिंग है। 1 पे अगर 1 इसको लेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 3 पे, यहाँ 5 पे 3, ट्राई का मतलब 3 है, और डबल बॉन्ड है, इन का मतलब डबल बॉन्ड है। यह है साइक्लो हेक्स 1 2 1 3 5 ट्राई इन। और ये फिगर अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, ये फिगर मैं करूँ, तो इस फिगर को हम लोग बोलते हैं बेंजीन, ये है बेंजीन, इस फिगर को बेंजीन बोलते हैं, ये बेंजीन, ठीक है। इन दोनों में अगर कोई पूछता है कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो बेंजीन, बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये रेजोनेंस कर करके ये पूरा रिंग बना दिया। तो रेजोनेंस दोनों कर रहा है, दोनों रेजोनेंस कर रहा है, बट ये मोर स्टेबल होगा, तो यहाँ बेंजीन स्टेबिलिटी, सो स्टेबिलिटी में ये बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। सो बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है इससे, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये जो, अगर ये ज़्यादा स्टेबल है, सो आप देखेंगे ध्यान से तो अब समझिए, ग्राफिकली मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर ये प्रोग्रेस या टाइम, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्रेस, प्रोग्रेस या टाइम भी लिखते हैं, और इधर अगर आप एनर्जी, ये एनर्जी का प्लॉट करेंगे, ऐसे एनर्जी का प्लॉट करते हैं, तो आप जानते हैं साइंस में कि जो मोर स्टेबल है, जो मोस्ट स्टेबल है, उसका एनर्जी लो होगा, आप जानते हैं। ये है मोर स्टेबल, क्योंकि ये रिंग बना दिया रेजोनेंस करके, मोर स्टेबल है, तो जो मोर स्टेबल होगा उसका एनर्जी और लो एनर्जी, ये एनर्जी लो है। तो अगर इन दोनों के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करने में ये यहाँ रहेगा, ऐसे लिखना है आपको,
और इसको लिखना है यहाँ पे, इसको ऐसे करना है, देखिए ऐसे। और यहाँ से यहाँ जाने का जो प्रोसेस है, ये देखिए यहाँ पे ये लो एनर्जी है, हाई एनर्जी, यही जो गैप होता है, यही साइंस का गैप को बोलते हैं साइंस में रेजोनेंस। रेजोनेंस एनर्जी ये हुआ और ये वाला हुआ ऐसा। तो ये जो गैप हुआ, यही गैप को साइंस में हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच रेजोनेंस। ये है डेल्टा एच और रेजोनेंस, ये रेजोनेंस हो गया, ये रेजोनेंस एनर्जी हुआ। इसको आप प्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, मैंने लिख दिया है। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जो कि ग्राफ से पता चल रहा है हम लोग को। तो ये साइंस का रेजोनेंस एनर्जी होता है कि आप ये एक ही, दोनों एक ही कंपाउंड है, दोनों एक ही कंपाउंड है। एक का आईपेक नेम मैंने लिखा, एक कॉमन नेम लिखा, और रेजोनेंस करके ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। ये रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस कर करके गोला बना के स्टेबलाइज करेगा, ये मोर स्टेबल हुआ। और इस प्रोसेस में यहाँ एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि ये स्टेप जो है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज करता है। तो यही कहलाता है, ये जो इस सेट से इधर बेंजीन जाना है, तो यही साइंस का रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। तो ये रेजोनेंस एनर्जी जो है एक्सोथर्मिक है, एनर्जी इवॉल्व करता है। ग्राफिकल फॉर्म ये है, डिफिनेशन लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन रेजोनेंस ऑफ द वन मोल ऑफ द आयंस है तो आयन के लिए लिख लीजिएगा, और या मॉलिक्यूल लिख लीजिएगा। तो आप ड्राइंग कर लीजिए और यहाँ लिखिए डेल्टा एच। सो ग्राफ है, ग्राफ में नीचे जा रहा है। ये अगर मोर स्टेबल है तो लो एनर्जी, लेस स्टेबल है तो हाई एनर्जी, एनर्जी का लेवल देखिए, और यहाँ से यहाँ जाना है। तो इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक हुआ, और यही रेजोनेंस एनर्जी कहलाया। सो डेल्टा एच तो ये है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी यह है निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। वो एक्सोथर्मिक हुआ, यह है हीट इवॉल्व, ये हीट इवॉल्व करता है। ये रेजोनेंस एनर्जी में हीट इवॉल्व करता है। डिफिनेशन बना लीजिएगा, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व evolved in resonance of 1 mole of iron या 1 mole of molecule is defined as resonance energy। तो यह है डिफिनेशन, और डिफिनेशन आपको बेंजीन से ही रिलेट करके बनाना है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का हेल्प लेना है, थोड़ा थोड़ा। यह है आपका अल्कीन, यह है अल्कीन, और यह है अल्कीन। आप जानते हैं यह अल्कीन हुआ, और यह है अल्कीन, ये अल्कीन। सो अल्कीन और अल्कीन में कौन ज्यादा स्टेबल? ऑफकोर्स अल्कीन। अल्कीन के पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो वीक बॉन्ड होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे ये बॉन्ड जो होता है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। तो स्टेबिलिटी में अल्कीन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी, अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा अल्कीन से। हो गया, नेक्स्ट।
स्टेबिलिटी से आपको रिलेट करना था। कोई भी रिएक्शन जैसे एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, वो आपको रिलेट करना है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसे प्लानिंग करूंगी, बताइए मेरे पास अल्कीन है और अल्कीन में मुझे हाइड्रोजनेशन करना है, हाइड्रोजन भरना है इन प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट, ऐसे करना है। और ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, बट कॉमन है, ये कई जगह ऑर्गेनिक में इसको पढ़ना होता है। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन भर दिया ऐसे, इस तरह से पूछा आपसे कि बताइए ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन पूछा जाता है। तो आप अपने से रिलेट कर सकते हैं कि अगर स्टेबिलिटी में अल्केन मोर स्टेबल है, अगर ये मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, तो अगर जो स्टेबिलिटी हाई है तो हाई जो मोर स्टेबल है उसका लो एनर्जी, ये तो साइंस का रूल है। ये शुरू से एटॉमिक स्ट्रक्चर पीटी बॉन्डिंग से पढ़ रहे हैं कि जो मोस्ट स्टेबल होता है सिस्टम, उसका एनर्जी लो होता है। इसका मतलब इसको आपको रिलेट करेंगे तो ग्राफिकली जो टाइम प्रोग्रेस या एनर्जी का जो ग्राफ पढ़ेंगे, ये है एनर्जी। और ये एनर्जी के लिए जो ग्राफ आप पढ़ेंगे तो ये ग्राफ में क्लियर साफ पता चल रहा है कि ये यहाँ रहेगा ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे यहाँ पे जाएगा ऐसे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो हाइड्रोजन और निकल ऐसे कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका लो एनर्जी है और लो एनर्जी यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्योंकि इसका एनर्जी देखिए लो है और ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। रिएक्शन साफ दिख रहा है, एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो रिएक्शन कोई भी पहचानना हो तो अगर आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन हो कि कौन मोर स्टेबल है, तो ग्राफ आप तुरंत बना के पहचान सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और डेल्टा एच जो है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, लो एनर्जी है, तो डेल्टा एच जो एनर्जी रिलीज किया उसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। सो आप नोट कर लीजिए। सो जो इसमें देख रहे हैं डेल्टा एच आप, तो उसको आप बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब आप ऐड कर रहे हैं तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और रिएक्शन से साफ पता चल रहा है कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक है, जहां पे हीट इवॉल्व होगा। और इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये होता है -28.6, ये किलो कैलोरी पर मोल। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और जो कि डायरेक्ट आपको जानना है कि -28.6 किलो कैलोरी पर मोल। निगेटिव रखना है क्योंकि ये हीट इवॉल्व करेगा। तो ये है कैलोरी, किलो कैलोरी जूल में रहेगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ऐसे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो। तो 4 पॉइंट है कि ये अल्कीन, अल्केन में कौन स्टेबल, और उससे रिलेट करके किसी भी रिएक्शन का हीट जो है वो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वो पहचान सकते हैं। और अगर 1 मोल हाइड्रोजन को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इतना हीट इवॉल्व कर रहा है, तो ये रिएक्शन से समझ सकते हैं एक्सोथर्मिक हुआ। 4 पॉइंट हुआ। नेक्स्ट 5 पॉइंट, ये सब तो ऑर्गेनिक में भी तो पढ़ते ही हैं आप, कई टॉपिक में, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, कई जगह आप पढ़ते हैं। 5 पॉइंट, ये कॉमन, जैसे कैटलिस्ट में भी तो ये ऐसे टॉपिक आपको डिस्कस करना होता है। जैसे समझिए यहाँ पे ये जो अल्कीन देख रहे हैं, ये अल्कीन, ये है, ये हो गया अल्कीन, ठीक है। ये है अनसेचुरेटेड, ये अल्कीन जो है वो अनसेचुरेटेड है ना, पाई बॉन्ड इसके अंदर, इसके पास पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड के बाद आप लिख सकते हैं फैट, अनसेचुरेटेड फैट, ये फैट।
तो घर में किचन में जो कुकिंग ऑयल होता है, जो भी वेजिटेबल ऑयल है, उसके अंदर अल्किन ही होता है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये उसके अंदर अल्किन ही रहता है, ये लिक्विड रहेगा। ये इसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल। एक कॉमन रिएक्शन है जो हर एग्जाम में आया हुआ, आईटी में भी पूछा हुआ, एक छोटा सा रिएक्शन जनरल नॉलेज का जो कई जगह पढ़ते हैं आप। तो ये है किचन में, हम लोग के किचन में ये रहेगा अल्कीन। अल्कीन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड अनसैचुरेशन बोला जाता है। ये लिक्विड होता है, क्योंकि कुकिंग ऑयल है तो ये लिक्विड रहेगा आपको। अब इस पे मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ द निकल। निकल कैटलिस्ट, ये निकल कैटलिस्ट। और लिखा रहता है RANEY, रेनी निकल। ये रेनी निकल। तो ये जो प्रोसेस है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन बोलते हैं, तो ये हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। ये है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल या अल्कीन। हाइड्रोजनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन अल्कीन, या फिर ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है उसके अंदर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। तो आपको हाइड्रोजन ऐड करना है। ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कैटलिस्ट है, तो निकल या रेनी निकल रहता है। तो ये अल्कीन है। अल्कीन अनसैचुरेटेड फैट है, लिक्विड है, वेजिटेबल ऑयल है। जैसे ही इसमें हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे, ऐड करते ही आपको हाइड्रोजन ऐड इस टाइप से होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कुछ इस तरीके से होता है। ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐड करना है, ये हाइड्रोजन यहाँ से ऐड करना है, ये ऐसे हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हाइड्रोजन जब ऐड करना है, तो हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो दोनों हाइड्रोजन एक सेम साइड से ऐड करना है, और ये बन गया अल्केन। ये है अल्केन। अल्केन, ये अल्केन हो गया। अल्केन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। ये पूरा सिग्मा बॉन्ड है, पूरा सिग्मा बॉन्ड रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट, ये अल्केन जो हो गया वो सैचुरेटेड फैट हो, सैचुरेटेड फैट। और ये जैसे ये कुकिंग ऑयल जो लिक्विड है, वेजिटेबल ऑयल है, और लिक्विड ऑयल से जो सॉलिड बनाना है, सॉलिड सैचुरेटेड फैट, जैसे बटर बनाया जाता है, घी बनाना है, तो ये प्रोसेस यही है। तो बटर बनाना या घी बनाना, ये सैचुरेटेड फैट, घी या बटर। तो जो आपका जो लिक्विड कुकिंग ऑयल जो होता है, उससे आपको सॉलिड करना, बनाना उसको, जैसे पहले डालडा आता था, अभी जो सॉलिड फॉर्म में है बटर हो गया, घी हो गया, तो ये जो है कुकिंग ऑयल का हाइड्रोजनेशन होता है। हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट। और ये प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और यहाँ एनर्जी रिलीज करता है। 28.6 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज करता है। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल में ऐसा होता है। तो ये एक बहुत कॉमन स्टेप है, और ये सैचुरेटेड फैट, ये अनसैचुरेटेड फैट, ये हर एग्जाम में आता है, वही स्टेप है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। और यहाँ एनर्जी निकलता है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये हार्मफुल होता है, बोलते हैं सैचुरेटेड फैट जो होता है ना, सॉलिड फैट, सैचुरेटेड फैट जो ये हार्मफुल होता है। ठीक है, हार्मफुल रहता है। ये है, ये तो कॉमन है, ये तो सबके घर में आपके कुकिंग ऑयल मिल जाएगा। बट इसी को जब सॉलिडिफाइड कर देते हैं, तो सॉलिड बनाने का तरीका है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। बोला भी जाता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, या हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन और ऑयल में। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट, ये सब इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इसी के हेल्प से आपको रेजोनेंस एनर्जी डिस्कस करना होता है। 5, 6, जैसे ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा इसमें, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। और यहाँ एनर्जी रिलीज होता है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल।
ये रिलीज होता है। ठीक, अब मैं इसका शेप चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, ये इस टाइप का साइक्लोहेक्सीन है और मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे, तो ये जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे बने। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वन डबल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा। यह 28.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि वन डबल बॉन्ड उसको अगर रिड्यूस कर रहे हैं इतना एनर्जी रिलीज करेगा। मान लीजिए एक की जगह अगर दो है, अगर दो डबल बॉन्ड है ऐसे, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, और मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, टू हाइड्रोजन ऐड करूंगा, तो जब टू बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे तो थ्योरेटिकली ये थ्योरेटिकली यहाँ पे डबल हो जाएगा, मतलब 57.2 किलो कैलोरी पर मोल। ये सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एक थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल रिजल्ट है, इसके जगह मैंने ऐसे डबल बॉन्ड कर दिया, रिडक्शन हुआ तो 28.6, दो डबल बॉन्ड किया तो 57.2। अगर मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल डाटा में अगर तीन डबल बॉन्ड कर दूं ऐसे, और मैं तीन हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करूं ऐसे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ये है मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से कर लेंगे, एटी 5.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये है थ्योरेटिकल वैल्यू, ये थ्योरी है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक हाइड्रोजन ऐड करने पे 28.6 किलो कैलोरी पर मोल निकलता है एनर्जी, तो 1 फिर 2 3 कर दिया आपने, तो ये है थ्योरेटिकल। और पेपर में एक एक्सपेरिमेंटल लिखा रहता है, पेपर में क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा, क्या एम्स में आया था, क्या आईटी में आया था, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। एक लिखा रहेगा एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में ऐसे लिखना है, ये बनाना है और ये है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड करना है, और यहाँ पे ऐसे, ये है एक्सपेरिमेंटल, ये गिवन रहेगा एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया रहेगा वो पेपर में, और सब कुछ, और यहाँ डाटा भी लिखा रहेगा, नियरली 50, मान लीजिए 50 किलो कैलोरी पर मोल ऐसे। तो एक छोटा सा हिंट दे देगा कि ये हिंट से आपको 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट अपने आप आपको सोचना है कि 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड के लिए थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोल देगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन पेपर में लिखा रहेगा, फिर इन दोनों डाटा के हेल्प से पूछता है रेजोनेंस एनर्जी। तो बड़ा आसान है, मैंने तो अभी समझाया था, ये तो होता है रेजोनेंस एनर्जी, मैंने आपको समझाया था कि यही तो साइंस में है रेजोनेंस एनर्जी। ये इस फिगर से इस फिगर तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना, और ये जो डाटा आता है यही साइंस में रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो आपको रेजोनेंस एनर्जी निकालना है, सिंपल, 1 - 2, यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2, और फ्रॉम 1 - 2, सो 1 - 2 कर दीजिए। सो 1 - 2 करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फ्रॉम 1 - 2 ऐसे हो गया। सो 1 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से हटाएंगे 35.8 किलो कैलोरी पर मोल, और यही आएगा रेजोनेंस एनर्जी। देखिए ये रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, यही आपका कैलकुलेट करना था, डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, जो कि निगेटिव होना चाहिए, -35.8 किलो कैलोरी पर मोल। मैं क्वेश्चन दूंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ये रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन का ऐसे निकालते हैं, एक डाटा दे देगा और एक डाटा ये देगा, बाकी आपको सॉल्व करना है। मीनिंग आपको मैंने बताया था, रेजोनेंस एनर्जी इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना हो तो देखिए, ग्राफिकल फॉर्म इसको पढ़ना हो तो मैं ग्राफ बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं डाटा लिख दे रहा हूँ, इस साइड डाटा लिखा हुआ है वो 7 पॉइंट,
देखिए उसी को, इसी जो आपने लिखा है उसी को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर देता हूँ। ये है प्रोग्रेस, ये है एनर्जी, ऐसे प्रोग्रेस और एनर्जी के लिए। सो मैं जैसे यहां मैं लिखते रहा हूं ऐसे, ये हो गया, ठीक है। और यहां पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। यहां पे मुझे ऐड करना है 3 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ऐसे। ये देखिए आपको ग्राफ, सो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इस ग्राफ यहाँ से यहाँ का जो डाटा हुआ, ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डाटा जो निकाला था मैंने आपको, तो ये डाटा जो है वो एक्सोथर्मिक है और ये था 85.8। ये जो डाटा है 85.8 किलो कैलोरी पर मोल में, ये डाटा है। नेक्स्ट देखिए, ये है बेंजीन। सो बेंजीन का मैंने जब हाइड्रोजनेशन कराया था, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराया तो ये ऐसे, यहाँ पे है 3 और हाइड्रोजन और इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है, ऐसे। तो ये जब हाइड्रोजनेशन हम लोग कराया था बेंजीन का हम लोगों ने, तो ये डाटा जो आया था यहाँ पे, ये था 50 किलो कैलोरी पर मोल। ये है 50 किलो कैलोरी पर मोल, ये था डाटा। और इन दोनों के बीच में जो गैप हुआ, देखिए ये जो गैप हुआ, एक ये वाला हमें डाटा लेना था और एक डाटा हमें ये लेना था, तो इनके बीच का जो गैप हुआ यही साइंस में कहलाता है रेजोनेंस एनर्जी। ये जो गैप है यही साइंस का रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है ये। और आप रेजोनेंस एनर्जी बनाएंगे तो देख लीजिए उनमें से, दोनों में से गैप हटा लीजिए तो -35.8, तो ये है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, इसका रेजोनेंस एनर्जी जो है वो निगेटिव डाटा रहेगा क्योंकि यहाँ हीट रिवॉल्व करता है और दोनों का गैप जो हुआ 35.8, ये है रिजल्ट -35.8 किलो कैलोरी पर मोल। तो ग्राफिकल फॉर्म ये है, ग्राफिकल फॉर्म वही जो इक्वेशन मैंने लिखा था उसी का ग्राफिकल फॉर्म हो गया। यही है रेजोनेंस एनर्जी। बाकी जो क्वेश्चन आता है मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है और रेजोनेंस एनर्जी का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को डिस्कस करना था क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और उनमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डेल्टा एच हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन, ये डाटा लिखा हुआ है। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन लिखा हुआ है और हमें चाहिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। देखिए मैंने आपको रिजल्ट बताया था, ये लिखा हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन। तो जो यहाँ डाटा लिखा हुआ है उसको आप इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे। तो इक्वेशन ये जो फर्स्ट ये इक्वेशन जो हुआ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन, और ये थ्योरी है, पेपर में थ्योरी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका ऐसा। और यहाँ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हुआ डेल्टा H1 -119.5 यूनिट छोड़ दीजिए, किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ये थ्योरी है, अगर मैं 1 की जगह अगर 2 बॉन्ड ऐसे यूज कर रहा हूं मैं, और अगर 2 हाइड्रोजन मैं यहाँ कर दूंगा और यहाँ पे अगर हम लोग सेम प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसे, तो इस केस में डेल्टा H2
जो हुआ वो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 239 हो गया, चेक कर लीजिए। यूनिट है किलो जूल पर मोल में। अब ये अगर यहाँ पे हम लोग 3 ले लेंगे, ऐसा अगर हम लोग 3 ले लें, 1 और 2 3 और 3 हाइड्रोजन कर लें, तो यहाँ से बन जाएगा हम लोग का ऐसे साइक्लोहेक्सेन, और वहाँ 3 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक के लिए दिया हुआ है थ्योरी, तो 3 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो ये है डेल्टा H3। इसमें जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करिए, 5 8 2 5 358.5 हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। मैंने आपको समझाया था कि रेजोनेंस एनर्जी इसको बोलते हैं। ये है बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी, ऐसे ये, और डेल्टा H4, ये डेल्टा H4 लिखा हुआ है -150.4, ठीक है। ये लिखा हुआ पेपर में। नेक्स्ट हमें चाहिए हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हाइड्रोजनेशन चाहिए, मतलब हमें ये चाहिए, ये है बेंजीन, और इस पे हाइड्रोजनेशन जो हम लोग करेंगे, हमें ये वाला इक्वेशन चाहिए। यह है डेल्टा H5 चाहिए, हम लोगों को डेल्टा H5 कैलकुलेट करना है। तो जो पेपर में लिखा हुआ है 1 इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन, 3rd इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अब इसको मिटा दीजिए, अब इसकी जरूरत नहीं है। यूनिट है किलो जूल पर मोल में। अब आप बताइए ग्रीन कलर कैसे आएगा, ये जो ग्रीन कलर है वो कैसे आपको आएगा। तो बहुत आसान है, जैसे ये ब्लू कलर है, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, ऐसे। ये रेड कलर इक्वेशन नंबर 4 है, और ये है इक्वेशन नंबर 5। तो ये ग्रीन कलर कैसे मिलेगा, तो ग्रीन कलर मिलेगा 5 कैसे, तो 5 चाहिए तो ऐसा करना है, 3 - 4 कर लीजिए, 3 - 4, तो 5 चाहिए तो 3 और -4 ऐसे कर लीजिए। तो 5 आपको निकालना है, तो 3 - 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, ये निगेटिव में जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए, डेल्टा H5 चाहिए, तो डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H4 हो गया, पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो जो डेल्टा H5 ये जो चाहिए था आपको, डेल्टा H3 माइनस 358.5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस करेंगे तो 150.4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 150.4 माइनस 358.5, सो ये जो सॉल्व करेंगे, सो माइनस 0.180, सो 208.5, 2 3 हो गया, 58.4, यस 208.5 मैं चेक करूंगा। सो -208 है आंसर, है आंसर ए, ये किलो जूल पर मोल। तो ये है एम्स का क्वेश्चन, ऐसे ही आईआईटी एडवांस में भी पूछा हुआ था। तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से रिलेट करके ही क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी प्रेजेंट किया था, उसमें जो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था, जो जो स्टेटमेंट, उसका मैंने इक्वेशन बना दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ द बेंजीन, वो लिखा हुआ 51, वो एक्सोथर्मिक होता है, मैंने वैसे लिख दिया। रेजोनेंस एनर्जी यही है बेंजीन का, यही इसी इक्वेशन को बोलते हैं, और 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये चाहिए था मुझे कि ये जो साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन करना है, वो डेल्टा H कैलकुलेट करना, ठीक है। आसान सा, देखिए आप सबसे पहले प्लान करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, एस 1 एंड 2। तो हम लोग जोड़ देते हैं, 1 + 2 जोड़ते हैं, फ्रॉम 1 + 2 देखते हैं क्या आ रहा है, फ्रॉम
और 1 और +2, अगर हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखना है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ था थ्योरी में उसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बाकी उसके बाद तो पता चल जाता है कि अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और जब आप जोड़ेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1 2 3 ट्राई इन 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ आपका बन रहा है साइक्लोहेक्सेन, चेक कर लेंगे ये कट जाएगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका। सो 90 87 होगा किलो कैलोरी ऐसा। तो ये 3 बॉन्ड के लिए इतना आ गया, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को जस्ट रिड्यूस करना है तो वो 87 आ गया। अगर आपका यहाँ पे 1 बॉन्ड रहेगा, सिर्फ 1 बॉन्ड रहेगा और 1 बॉन्ड को रिड्यूस करना है तो वो डिवाइड बाई 3 कर लीजिए। सो 87 बाई 3 कर लीजिए। ये जैसे 1 बॉन्ड के लिए जो डाटा होगा 2 बॉन्ड के लिए डबल कर रहे थे, 3 बॉन्ड के लिए ट्रिपल कर रहे थे, तो ये 3 बॉन्ड है। यहाँ पे जो डाटा रहेगा अगर 2 बॉन्ड रहेगा तो जस्ट डिवाइड बाई, जैसे आप पढ़े हुए थे, मान लीजिए कि 2 बॉन्ड है, अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड रहेगा ऐसे, सो 2 हाइड्रोजन, और ये जो भी डाटा होगा 87 2/3 ऐसे, 2/3 सब में 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अगर सिर्फ मेरे पास एक बॉन्ड रहे, सिर्फ एक बॉन्ड, यही पूछा गया है मुझे, और ये हाइड्रोजन ऐड करना है, सो डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, 87/3 सॉल्व कर लीजिए। प्लस 29। सो जो डेल्टा एच निकालना था, डेल्टा एच अगर मैग्नीट्यूड में निकालना है तो मैग्नीट्यूड में 29 कर लीजिएगा, ठीक है, 29 करिए। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड में 29, और यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर मोल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और ये है आईटी के एडवांस में। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिखा हुआ साइक्लो हेक्सेन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, और मुझे चाहिए रेजोनेंस एनर्जी। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इससे प्लान करते हैं कि ये हमारा जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास साइक्लोहेक्सीन है और ओनली 1 हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपका प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, और इसके लिए डेल्टा एच वन जो डाटा लिखा हुआ है -119 यूनिट छोड़ दीजिए, किलो जूल पर मोल। हम लोग जानते हैं थ्योरेटिकल डाटा में कि अगर मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, अगर 2 हाइड्रोजन हो, 2 हाइड्रोजन हो, तो उस केस में ये डबल हो जाएगा, डेल्टा H2 इज इक्वल टू -230 हो गया ना। अगर 3 हो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे 1 और 2 3 ऐसे, और 3 हाइड्रोजन ऐसे, सो इसके लिए इसमें 3 टाइम्स कर लेंगे, डेल्टा H3 माइनस 357 हो गया ये। नेक्स्ट हमें रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन चाहिए, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है C6H12 ना, तो 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, और फॉर्मेशन आप जानते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए लिखा हुआ डेल्टा H4 -156 हीट ऑफ फॉर्मेशन C6H12 हुआ, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन
बेंजीन के लिए 6 कार्बन चाहिए बट हाइड्रोजन 3 चाहिए, तो ये C6H6, तो ये है बेंजीन। इसका फॉर्मेशन के लिए +49 डेल्टा H5, ये है +49 ऐसे, ठीक है। और मुझे चाहिए रेजोनेंस एनर्जी, तो जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे, बहुत आसान है क्वेश्चन। अब मुझे रेजोनेंस एनर्जी चाहिए। रेजोनेंस एनर्जी हम लोग जानते हैं कि ये रेजोनेंस एनर्जी कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करना, ये है रेजोनेंस एनर्जी, और डेल्टा H6 यही रेजोनेंस एनर्जी होता है, ये निकालना। अब इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें इक्वेशन नंबर, मान लीजिए इसका मैं नाम दे रहा हूँ इसको 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। ये है 4 और ये है 5 और ये 6। सो मुझे 6 नंबर चाहिए। कैसे मिलेगा 6? अब प्लान करिए, 6 नंबर इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन चाहिए, कैसे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा 1 3, इसको ले लीजिए और प्लस इसको ले लीजिए और ये घटा लीजिए। चेक करते हैं, थर्ड ले लेते हैं, +5 -4 ऐसे ये। सो इक्वेशन नंबर जो 6 चाहिए, इक्वेशन नंबर जो 6 आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए थर्ड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड चाहिए, ये राइट साइड चाहिए तो राइट साइड ये देगा, तो थर्ड +5 -4, क्योंकि इसको कट करना है, इसको कट करना है तो हटा लेंगे। तो चेक कर लीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। आ गया आंसर। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिखना, जो स्टेटमेंट है उसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिख दीजिए। उसके बाद मैंने समझाया है रेजोनेंस एनर्जी, काफी आसान है। डेल्टा H6 ये निकालना है, डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H5 माइनस डेल्टा H4। सो ये है डेल्टा H6 डेल्टा H3 -357 डेल्टा H5 +49 डेल्टा H4, सो माइनस माइनस प्लस 156। सो ऐड कर लेंगे, सो 200 ये हो जाएगा 205 -357 -152। सो ये है रेजोनेंस एनर्जी, -152 किलो जूल पर मोल। ये सो है आंसर ए। नेक्स्ट, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन अच्छा था और उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट लाइन कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 हेक्सीन। सो 1 हेक्सीन हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन लीनियर चेन एंड 1 हेक्सीन। इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये 126 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इस 1 हेक्सीन में 1 मोर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस, और फिर अगर एक और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें अगर 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 230 किलो जूल पर मोल है। तो वो कहाँ पे डबल बॉन्ड ऐड किया गया है, समझिए। देखिए, तो अगर आपका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पहले इधर समझिए, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है, कि अगर आपका ये रिजल्ट है कि ये 1 हेक्सीन है और 1 हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहे हैं और इस तरह आपका 1 हेक्सीन ऐसे बन गया और यहाँ हो गया 126 किलो जूल पर मोल ऐसे। अगर आप एक और डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, मान लीजिए मैंने डबल बॉन्ड इधर ये इस किनारे ऐड कर दिया, तो अगर 2 हाइड्रोजन अगर ऐड कर रहे हैं तो जो रूल है, थ्योरेटिकल रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये कहेगा कि इसका डबल हो जाएगा, जैसे कि अभी इससे पहले क्वेश्चन बना रहे थे, और वो होना चाहिए 252 किलो जूल ऐसे पर मोल, ये रिजल्ट होना चाहिए। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं, मेरा 252 ना हो गए 230,
तो हम लोग को सोचना है कि आखिर वो गया कहाँ, आखिर जो वो 22 यूनिट गया कहाँ, कहाँ मिसिंग है 22 यूनिट, क्योंकि वन मोर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस टू हाइड्रोजन करेंगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरी के हिसाब से तो ये है थ्योरेटिकल वैल्यू, ये है थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल रिजल्ट है। बट आपका जो रिजल्ट लिखा हुआ है गिवन है, गिवन जो है ये गिवन उससे कम है, तो आखिर वो 22 यूनिट कहाँ गया। तो आपको सोचना है कि वो 22 यूनिट जो लॉस हुआ है ना वो रेजोनेंस करने में गया हुआ, और रेजोनेंस करने के का मतलब हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर अल्टरनेट रेजोनेंस का कंडीशन क्या होना चाहिए, अल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो श्योर ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे एकदम कंफर्म है, वो बॉन्ड यहाँ है ये, क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है, यहाँ नो रेजोनेंस, इस वाले में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो कहीं लॉस नहीं होगा, नो रेजोनेंस, सो नो एनर्जी लॉस, वो कंप्लीट वो निकलेगा। बट इसमें देखिए रेजोनेंस हो जाएगा, कैसे रेजोनेंस, तो सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा पाई, अल्टरनेट सिग्मा पाई कुछ जगह मिल रहा है आपको, तो इसके चलते यहाँ पे आ जाएगा रेजोनेंस, ये रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस होने के चलते वो कम एनर्जी आएगा, जो थ्योरेटिकल से लेस देन थ्योरेटिकल, गिवन जो है वो लेस देन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, तो इसका नाम लिख देंगे हेक्स या वन, और वन के बाद थ्री, 13 हेक्स डाइइन। मैं आंसर देख ले रहा हूँ क्या लिखा हुआ है किस फॉर्म में, हाँ 13 है, 13 हेक्स डाइइन। सो ये जो कंपाउंड जो चाहिए था आपको, वन मोर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये है 13 हेक्सा डाइइन, ये है आंसर, ये 13 हेक्स डाइइन। ठीक है, और कोई पूछता है कि इसमें क्यों लॉस हुआ, आखिर 22 यूनिट, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से 252 था, यहाँ पे है 230 है, तो 22 यूनिट लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है वो चला गया है रेजोनेंस में, डेल्टा एच रेजोनेंस, मैग्नीट्यूड कर लीजिएगा, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये जो लॉस है वो 22 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी लॉस हो रहा है ऐसा। ये है 11 नंबर। नेक्स्ट और मैं क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट है, और उससे एक क्वेश्चन था, वो आगे भी पढ़ना होता है, आगे ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते ही हैं। तो रिजल्ट ये था, देखिए आपका ये जैसे अल्कीन हो गया, ये CH3 और ये CH डबल बॉन्ड ऐसे, तो एक समझिएगा फिर तुरंत आप बना लीजिएगा। जैसे ये अल्कीन है, ठीक है, ये अल्कीन, ये ग्रुप हुआ अल्कीन ग्रुप हुआ, तो अल्कीन ग्रुप को ऐसे, इस ग्रुप को ऐसे, ये ग्रुप को छोड़ करके इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो होगा वो अल्फा, अल्फा कार्बन कहलाता है, जस्ट सटा हुआ इसमें, और उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो हो गया वो 3। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है, इस तरह से मैं प्लान करूं, तो ये है अल्कीन, और अल्कीन में ये ऐसे ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया अल्कीन, अल्कीन हो गया, ठीक है। तो अल्कीन के लेफ्ट साइड, ये इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये हुआ अल्फा, और इसके राइट साइड ये भी तो अल्फा हुआ, अल्कीन से जस्ट सटा हुआ, ठीक है, अल्कीन से सटा हुआ जस्ट कार्बन हुआ वो अल्फा कार्बन हुआ, तो इस तरह यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो है 6। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एकदम आसान है, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये है कंपाउंड, ये है अल्कीन, हो गया, ये अल्कीन हो गया, ठीक है, अल्कीन से जस्ट सटा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ, इस तरह अल्फा हाइड्रोजन जो हो गया वो है 9, 9 हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अल्कीन ऐसे CH3 और C और CH3 डबल बॉन्ड ऐसे C, और ये है CH3 और CH3, ये हो गया, ठीक है। देखिए ये है अल्कीन, ये अल्कीन ग्रुप हो गया,
ये ग्रुप हो गया अल्कीन हो गया। अब इससे सटा हुआ जो अल्फा है ये कार्बन अल्फा हुआ, ये अल्फा अल्फा और ये अल्फा। इस तरह अल्फा हाइड्रोजन जो है वो है 12। और साइंस का रूल है कि मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल अल्कीन। अगर इन चारों में कोई पूछता है कि मोस्ट स्टेबल अल्कीन, तो ये हो गया आपका। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4, ऐसे मैं कर दे रहा हूं 1 2 3 4 ऐसे। सो ये है मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन, ये मोस्ट स्टेबल अल्कीन। ये इसके बारे में लिखेंगे मोस्ट स्टेबल अल्कीन। और जो अल्कीन स्टेबल होगा, जो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका हीट या एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जानते हैं। जो अगर सिस्टम मोस्ट स्टेबल है तो उसका एनर्जी क्या होगा, लो। लो का मतलब हीट, एनर्जी का मतलब हीट लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या मोस्ट स्टेबल का मीनिंग हुआ लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लो हीट, हीट का मतलब एनर्जी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। एनर्जी, हीट का मतलब एनर्जी, लो एनर्जी कह सकते हैं। और यहां आप लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और इस तरह स्टेबिलिटी जो है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो हुआ 4th, फिर हुआ 3, फिर हुआ 2 एंड देन 1। ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये तो 4 3 2 1। और जो मोस्ट स्टेबल है, लो एनर्जी, लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट, ये आगे आप पढ़ेंगे, अल्कीन टॉपिक में भी खूब डिटेल में पढ़ेंगे। उसको हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन इसका रीजन होता है। 13, सो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए अल्कीन ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से, ऐसा अल्कीन ये। तो आप ग्रुप देख लीजिए, ये आपका अल्कीन हो गया, ये अल्कीन है। अल्कीन से जस्ट अटैच जो कार्बन है अल्फा कार्बन, और यहां अल्फा हाइड्रोजन जो हो गया वो 6, ये ऐसे। नेक्स्ट देखिए, फिर से देखिए, ये है ग्रुप आपका अल्कीन, ये अल्कीन ग्रुप हो गया, और ये है अल्फा और ये है अल्फा। जो अल्कीन से अटैच कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। उस अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। यहां भी अल्फा हाइड्रोजन जो हो गया वो है 6, ये। और एक फिगर मैं ऐसे ले रहा हूं, ऐसे में ले लिया। देखिए यहां पे भी ये है अल्कीन, ये अल्कीन हो गया, ये है अल्फा, ये है अल्फा। यहां भी अल्फा हाइड्रोजन जो हो गया वो 6, ऐसे। अब इस केस में आपको जैसे अल्फा हाइड्रोजन रहता है, दोस्तों तो पता कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी किसका है, एनर्जी, लो एनर्जी, हाई एनर्जी, वो डिस्कस कर लेते हैं। बट इस केस में यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन सब में क्या है, सेम। सब में अल्फा हाइड्रोजन सेम है, चेक कर लीजिए, सब में अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया। तो इन दो फॉर्म में तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये है सिस, ये है सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म जो बल्कि ग्रुप होता है, जो कॉमन ग्रुप है, वो सेम साइड है। और यह है ट्रांसफॉर्म, इसको हम लोग कई जगह पढ़ते हैं, सिस एंड ट्रांस, बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांस। और हमेशा ट्रांसफॉर्म जो होता है वो साइंस में मोर स्टेबल देन सिस, ये तो जानते हैं, मोर स्टेबल देन सिस, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ कम होता है। सिस में जो है आपका स्ट्रेंथ है ना, बल्कि ग्रुप सेम साइड के चलते स्ट्रेंथ आएगा।
ट्रांस में बल्कि बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड होता है, उसमें स्ट्रेन नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों का तो स्टेबिलिटी पता चल जाता है, बट इन सबसे ज़्यादा इन तीनों में स्टेबल जो होता है वो थर्ड वाला होता है। इसके लिए आपको वेट करना है। अल्कीन टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन, तो वहाँ आप वेट करेंगे, और अगर अल्फा हाइड्रोजन तीनों में 6 आ जाता है तो उस केस में यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो कुछ ऐसे लिखना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो ये है CH3, ये स्टेबल है। एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है, वो ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद ट्रांस, और उसके बाद सिस। ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये क्यों है, उसके लिए ऑर्गेनिक का वेट करिए। अल्कीन टॉपिक में काफ़ी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन टॉपिक, सो ये हुआ 13। एक क्वेश्चन और मैं पैकेज से ही लेता हूँ फाइनल। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, which of the following isomeric hydrocarbon most stable on the basis of enthalpy of hydrogenation। बस मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन चाहिए, मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन। तो मुझे मोस्ट स्टेबल हाइड्रोकार्बन चाहिए, ABCD है, पैकेज में क्वेश्चन है। सो इसमें है 1 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन ट्रांस 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन लिखा हुआ। ये आईडी क्वेश्चन है, आईडी एडवांस में आया है ऑर्गेनिक में, और ये है और सिस 2 ब्यूटी। देखिए आपको ड्राइंग करना है, आयुपेक नेम है, आयुपेक नेम से जब ड्राइंग करेंगे तो 1 ब्यूटीन आप जानते हैं, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन जो हुआ CH3 और CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये है 1 ब्यूटीन। और इस 1 ब्यूटीन को अगर आप स्टडी करेंगे तो इसमें ये है अल्कीन और ये है अल्फा, सिर्फ एक ही अल्फा है, ये है बीटा, ये बीटा बोलते हैं इसको, ये बीटा हो गया। तो इस केस में अल्फा हाइड्रोजन तो 1 2 है, अल्फा हाइड्रोजन 1 2 ऐसे। ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन आप जानते हैं, ट्रांस 2 ब्यूटीन में ऐसे हमें करना है CH3 और C और H डबल बॉन्ड C और H और CH3, अपोजिट साइड 2 ब्यूटीन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन आप बनाएंगे, ऐसा आ जाएगा। प्रोपीन, ये है प्रोपीन, ये प्रोपीन हो गया, और इसमें अल्फा, अल्फा कार्बन इसमें भी 6 है, अल्फा हाइड्रोजन 6, और यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 6 ही है। तो आप अभी ड्राइंग किए थे, सिस फॉर्म जो होता है वो कॉमन ग्रुप ऑन सेम साइड, ये ऐसा फॉर्म। तो अल्फा हाइड्रोजन जब तीनों में 6 हो जाएगा तो बेस्ट जो है वो ये फिगर, मैंने आपको समझाया था कि इनमें ये जो फिगर है 2 मिथाइल प्रोपीन वो मोस्ट स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल की जगह पूछ सकता है पेपर में कि लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो मोस्ट स्टेबल, इसमें मोस्ट स्टेबल पूछता है, या फिर पूछता है जो मोर स्टेबल है उसके लिए, या क्वेश्चन लिखा रहता है और लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ऐसे भी पूछा जाता है, लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो मोर स्टेबल, जो स्टेबल सबसे ज़्यादा होगा उसका एनर्जी लो, एनर्जी का मतलब हीट, हीट लो होगा। तो ये कंप्लीट रेजोनेंस एनर्जी फाइनल।